एपिसोड 14 पेशकश मीरे कारवां। मुझे हंसी आ गई। दरअसल उसने मियाँ जाहिद हुसैन को समझाने की बात इस तरह की थी जैसे कोई बीवी अपने शोहर को समझाने का जिक्र करती है। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए ये कहा, अगर तुम ये बात पूरी संजीदगी से कर रहे हो तो फिर मैं यही कहूंगा कि तुम उल्लू के पट्टे हो, क्योंकि तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम मियाँ जाहिद की कठपुतली हो, वो तुम्हारे हाथों का खिलौना नहीं जो तुम उसे डिक्टेशन दोगे। उसके चेहरे पर कुछ इस किस्म के तासुरात नमूदार हुए जैसे उसने दिल ही दिल में मुझे कोई तूफानी गाली दी हो। वो मुंह से कुछ नहीं बोला, सिर्फ दांत किचकिचा कर रह गया। उसी वक्त कोबा ने एक अजीब हरकत की। वो अपने पेट को पकड़कर दोहरा हुआ फिर फर्श पर गिरकर लोटपोट होने लगा। उसके चेहरे पर तकलीफ के शदीद तासुरात थे। यूं महसूस होता था जैसे अचानक उसके पेट में कोई खतरनाक किस्म का दर्द उठा। शाकिर झुककर उसके करीब बैठ गया और तशवीश ज़दा लहजे में पूछने लगा, क्या हुआ कोबा? अचानक तुम जमीन पर क्यों गिर गए हो? मैं भी सूरत हाल को जानने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाया। कोबा की कैफियत ने मुझे भी उलझा दिया था। जल्द ही उसकी सारी मकारी का पोल खुल गया। मैं कोबा की जानिब मतवज्जा था कि इम्तियाज जल्दी से कमरे में दाखिल हुआ और मायूसी भरे लहजे में बोला, वजदान, मैंने तमाम कमरे और दूसरी जगहों को अच्छी तरह चेक कर लिया है। मीर बख्श का सुराग नहीं मिल रहा। कहीं इन कमीनों ने इसे जान से तो। इम्तियाज ने जुमला अधूरा छोड़ दिया और कहर आलू नजरों से शाकिर को तकने लगा। शाकिर ने कहा, मैंने तो तुम लोगों से पहले ही कहा था कि तुम्हारा मतलूबा बंदा यहाँ नहीं है। अब तुमने खुद देखकर तसल्ली कर ली ना। तेरी तसल्ली की तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। इम्तियाज ने इंतहाई सफाकी से कहा और फिर मेरे हाथ से क्लाशन गोफ लेकर वो इंतहाई जारहाना अंदाज में शाकिर की तरफ बढ़ गया। यही लम्हा था जब कोबा के दर्द कॉलेज की कलई खुल गई। मुझे निहत्था होते देखकर वो किसी स्प्रिंग की मानित फर्श से उछला और बेकाबू गाड़ी की तरह सीधा मेरी तरफ बढ़ा। उसकी इस बरकी हरकत ने साबित कर दिया कि वो शदीद तकलीफ का बहाना बनाकर जमीन पर इसी मकसद के लिए गिरा था कि किसी तरह मुझ तक पहुंच सके। कोबा ने किसी सरकारी सांड की तरह मेरे पेट में टक्कर मारने की कोशिश की थी। उसका निशाना सच्चा था, लेकिन मैं उस वक्त फुल एक्शन में था। कोबा का सर टारगेट तक पहुंचने से पहले ही अपनी जगह से हट गया। मेरा ये अमल में कान की था। कोबा अपनी ही झोंक में मेरे करीब से गुजरा और फिर उसका सर टीवी ट्राली से जा टकराया। ट्राली पर दिखाया जाने वाला वाहियात प्रोग्राम और उस पर रखा हुआ टीवी इस टकराव के बायस फिजा में उछला और फिर 1-2 कलाबाजी खाने के बाद जमीन बोस हो गया। इस तूफानी बोसे के नतीजे में एक छन्नाके से उसका स्क्रीन चकनाचूर हो गया। ट्राली पर रखी हुई दीगर अशिया भी इधर उधर बिखर गईं। उसी वक्त वॉशरूम का दरवाजा खुला और माँ बेटियां चिल्लाती हुई वहां से बरामद हुई। वो इस वक्त मुनासिब लिबास में थी। मीना ने कमरे में पहले हुई अफरा तफरी की जानिब इशारा करते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी लड़कियों की बारातें आई हैं। मैंने बिफरे हुए अंदाज में कहा, इसीलिए पटाखे छूट रहे हैं। जब हम उस कमरे में पहुंचे थे तो हम पर नजर पड़ते ही शाकिर ने टीवी को रिमोट कंट्रोल से ऑफ कर दिया था, मगर उसकी पावर सप्लाई जारी थी। कोबा से टकराव के बाद शायद उसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट जैसा मसला पैदा हो गया था, जिसकी वजह से उसमें से 1-2 मरतबा कुछ आवाजें सी बरामद हुई थी। मेरा इशारा इन्हीं आवाजों की जानिब था। हम तो जा रहे हैं भाई। मीना उन दोनों लड़कियों को समेटते हुए एक जानिब बढ़ी। उस वक्त तक रुख बाकायदा होश में आ चुकी थी। मैंने डांट कर कहा, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, तुम तीनों वापस बाथरूम में चलो। उन्होंने मायूसी से मेरी जानिब देखा और मेरे हुक्म की तामील कर दी। मैंने उनके बाथरूम में दाखिल होते ही बाहर से कुंडी लगा दी। अब वो उस वक्त तक बाहर नहीं आ सकती थी जब तक वो कुंडी खोली न जाती। मैंने पहले रूह को चांद चेहरा कहा था। उस वक्त तक मैंने पूरी तरह उसे देखा नहीं था। अब मुझे महसूस हो रहा था कि मैंने उसकी अधूरी तारीफ की थी। रुख दर हकीकत चांद चेहरा, सितारा आंखें थीं। मैं इससे ज्यादा रुख के बारे में सोच न सका क्योंकि जख्मी चेहरे वाला कोबा मेरे सर पर पहुंच चुका था। टीवी ट्रॉली से तसादम ने उसका हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया था। ताहम उसकी दानस्त में वो उसके भाई इसहाक के कातिल को यानी मुझे मरने मारने पर तुल गया था। वो दोनों हाथ आगे निकालकर मुझ पर हमलावर होने लगा। वो मुझे अपने बाजू की गिरफ्त में दबोचना चाहता था। मैंने उसके बाजू को बड़ी ही महारत के साथ अपनी बगलों में दबोच लिया, फिर दोनों हाथों से उसकी कनपट्टियों पर क्रॉस चोप रसीद कर दिए।
उसके साथ ही मैंने उसे एक धक्का देते हुए अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। वो दोनों हाथों से अपना सर थाम कर लड़खड़ाते हुए पीछे की जानिब किया। मैंने शॉर्ट स्टेप के साथ एक साइड फ्लाइंग किक उसके सर पर जड़ दी। वो लड़खड़ाते हुए एक मरतबा फिर मजरूर ट्रॉली के पास पहुंच गया। इम्तियाज पैदर पे क्लाशनकोफ के बट मारकर शाकर की खूब धुनाई कर रहा था, लेकिन शाकर कोई मिट्टी का माधो नहीं था। ताहम इम्तियाज पर उस वक्त एक जुनून सवार था। शाकर की उसके सामने कोई पेच नहीं चल रही थी। शाकर का पूरा चेहरा लहूलुहान हो चुका था। आने वाले 5 मिनट के दौरान हम दोनों ने शाकर और याकूब को इस बुरी तरह से मारा कि उनके सारे कसबल निकाल दिए। वो हमारे कदमों में पड़े जमीन चाट रहे थे। अब वो हम पर हाथ उठाने की पोजीशन में नहीं रहे थे, क्योंकि जमीन से उठना उनके बस में नहीं रहा था। इम्तियाज की सफाकी इस वक्त पूरे अरूज पर थी। वो शाकिर के नजदीक एक कुर्सी डालकर वहीं पर बैठ गया, फिर अपने लिबास से एक तेजदार हंजर बरामद करते हुए गर्राया, मीर बख्श को तुम लोगों ने कहाँ छुपाया है? शाकिर जवाब देने से पहले थोड़ा सा हिचकिचाया। इम्तियाज ने उसके एक पांव पकड़कर अपने नजदीक खींच लिया, फिर टहने के अकबी हिस्से में एड़ी से थोड़ा ऊपर हंजर की नोक धसाकर एक झटका दिया। पांव को हरकत देने वाली एक महसूस रग कट गई। उसके साथ ही शाकर के हलक से फलक बोस चीखें बरामद हुई और वो किसी ज़िबा किए हुए बकरे की मानत तड़पने लगा। मैं समझ गया कि वो अब जिंदगी भर इस पांव पर खड़ा होने के काबिल नहीं रहा था। इम्तियाज ने तड़पते फड़कते शाकर की आंखों के सामने हंजर लहराते हुए इंतहाई होनहार लहजे में दरियाफ्त किया, मीर बख्श चाहिए मुझे, कहाँ है वो? तकलीफ की शिद्दत से शाकर के मुंह से गालियों का गटर उबल पड़ा। इम्तियाज ने बिला तरद्दुद उसके दूसरे पांव के साथ भी वही अमल दोहराया जो वो पहले के साथ कर चुका था। शाकिर का हशर देखकर तो कोबा बेहोशी हो गया था। अब तुम्हारी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर गुजरेगी शाकिर। इम्तियाज ने हंजर की दार उसके लिबास से साफ करते हुए कहा, इस अपाहज जिंदगी की जमानत भी उसी सूरत में दी जा सकती है कि तुम मुझे मीर बख्श के बारे में बता दो, वरना अब मैं तुम्हारी आंखों का रुख करने वाला हूँ। शाकिर की तो हिम्मत ही जवाब देगी। वो गिड़गिड़ाए हुए बोला, खुदा के लिए मुझे जान से न मारना, मेरी आंखों को छूना भी नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ, मीर बख्श के बारे में बताता हूँ। कहो भी। इम्तियाज धाड़ा, हमारे पास तुम्हारी फजूल तमहीद सुनने के लिए वक्त नहीं है। वो तहखाने में है। शाकिर के होंठों से बिलाहिर वो राज फिसल ही गया जिसकी हिफाजत की खातिर वो अपने दोनों कदमों से महरूम हो चुका था। तहखाने का रास्ता किस तरफ है? इम्तियाज ने पूछा। शाकिर ने बड़ी ही शराफत से तहखाने तक पहुंचने का रास्ता बता दिया। आइंदा 15 मिनट के अंदर हमने बंगले के तहखाने से मीर बख्श को बरामद कर लिया। उसकी हालत हासी तशवीशनाक थी। उसे बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। वो जिंदा था मगर मुकम्मल तौर पर बेहोश था। इम्तियाज अली येलो कैब को बंगले के दरवाजे के सामने ले आया और किसी बदमज़गी से बचने के लिए उसे मीर बख्श को गाड़ी की डिक्की में डाल दिया और फिर इंडिकेटर को खोलकर हवा की आमदोशत का बंदोबस्त भी कर दिया। रवाना होने से कबल याकूब उर्फ कोबा और शाकिर का मुनासिब इंतजाम करना भी जरूरी था। इसके अलावा मैडम और उसकी लड़कियों का भी मसला था। फिर सर्वेंट क्वार्टर में भी 1-2 लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। इम्तियाज को किसी गहरी सोच में डूबा देखकर मैंने कहा, लानत भेजो यार इन सब पर, बस उन तीनों औरतों को आजाद कर देते हैं, जहां जाना चाहे चली जाएं, उनकी तरफ से हमें खतरा नहीं हो सकता। तुम ठीक कहते हो जिगर, वो मेरी तजवीज से बिल्कुल मुत्तफिक होते हुए बोला। वैसे उनमें से 2 मर्दों की जानब से भी कोई खतरे वाली बात नहीं। शाकिर तो अपने कदमों पर अब खड़ा भी नहीं हो सकता, वो हमारा ताकुब क्या करेगा? और कोबा, वो तो फितरत गम से बेहोश पड़ा है। मैंने कहा, हम एहतियातन टेलीफोन की तार काट देते हैं ताकि किसी किस्म की अंदरूनी या बैरूनी राब्ता ही मुमकिन न रहे। ये काम तो बहुत ही जरूरी है जिगर, इम्तियाज ने कहा। ठीक 5 मिनट के बाद हम हर किस्म की तसल्ली कर लेने के बाद बंगले से रवाना हो रहे थे। गली के सिरे पर पहुंचे तो बंगले के गेट पर मैंने एक परेशान सूरत बूढ़े को खड़े देखा। उसने हमारी गाड़ी को रुकने का इशारा किया। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा था। मैंने ड्राइवर जावेद को रुकने का कहा और उसने मेरी हदायत पर अमल किया। मैंने खिड़की से सर बाहर निकालकर उस उम्र रसीदा बूढ़े से पूछा, फरमाओ बाबा जी, क्या मसला है? जीते रहो बेटा, उसने मुझे दुआ दी, फिर बोला, कुछ देर पहले मैंने इस तरफ से फायरिंग की आवाज सुनी थी जिधर से तुम लोग आ रहे हो। क्या कोई संगीन मामला हो गया है? इधर कुछ मैयतें हो गई हैं बाबा जी। इम्तियाज ने उस शख्स के सवाल का जवाब दिया। मैयत पर फायरिंग? उसने हैरत से दोहराया। इम्तियाज ने संजीदगी से कहा, बस अंकल, इस शहर का मिजाज ही ऐसा बन गया है, खुशी और गम में तफरीक करना मुमकिन ही नहीं रहा। वाकया छोटा हो या बड़ा, खुशी का मौका हो या गम के लम्हात, हम फायरिंग जरूर करते हैं। फायरिंग दरअसल हमारे जज्बात के इजहार का जरिया बनकर रह गई है। ठीक कहते हो बेटा, तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो।
वो शख्स इस बात में सर हिलाते हुए अपने घर में दाखिल हो गया। मेरे इशारे पर ड्राइवर ने येलो कैब आगे बढ़ा दी। हमने जावेद की मदद से मीर बख्श को टैक्सी की डिग्गी में पहुंचा दिया था। लिहाजा हालात की संगीनी के पेश नजर उसने इम्तियाज से पूछा, किस तरफ चलना है इम्तियाज साहब? मीर बख्श की हालत ऐसी नहीं है कि उसे हम फ्लैट पर ले चलें। मैंने कहा, उसे किसी अस्पताल पहुंचना चाहिए ताकि फौरी तौर पर उसको तिब्बी इमदाद दी जा सके। उसकी बेहोशी को तोड़ना बहुत ही जरूरी है। इम्तियाज ने कहा, मैं भी इन्हीं हदूद पर सोच रहा हूँ, लेकिन इस वक्त और इस कंडीशन में हम उसे जहाँ भी ले जाएंगे हम पर सवालात की बौछार कर दी जाएगी। हम इस बाढ़ का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। फिर मैंने तशवीश में डूबे हुए लहजे में पूछा, आप लोग परेशान ना हो। जावेद ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मेरे एक दोस्त डॉक्टर हैं और प्राइवेट अस्पताल में काम करते हैं जहाँ हर किस्म के इलाज की सहूलियात मुयसर हैं। अगर आप कहो तो मैं सीधा वहीं चलता हूँ। यार, तुम्हारा दोस्त हमसे जिरा तो नहीं करेगा? इम्तियाज ने पूछा। वो मेरा दोस्त है, जावेद ने पुरएतमाद लहजे में कहा। मैं समझाऊंगा तो वो समझ जाएगा। उसकी रिहाइश भी अस्पताल की बालाई मंजिल पर है। वैसे उस अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी की सहूलत मौजूद है। इम्तियाज ने पूछा, तुम्हारे इस दोस्त डॉक्टर का अस्पताल कहाँ है? गुलशन में। उसने बताया। डॉक्टर का नाम फिरोज। जावेद ने जवाब दिया। ठीक है। इम्तियाज ने इत्मीनान बड़े अंदाज में कहा, हम अभी और इसी वक्त गुलशन इकबाल जाएंगे। जावेद ने यकबारगी येलो कैब की रफ्तार बढ़ा दी। जब हम फ्लैट पर पहुंचे तो उजाला फैल चुका था। दरवाजे पर आवेजा ताले को देखकर मैंने हैरत भरे लहजे में इम्तियाज से पूछा, ये दोनों कहाँ चले गए? रूबी को मॉर्निंग वॉक की बीमारी है। वो जेब से ताले की चाबी निकालते हुए बोला, साहिल को अपने साथ लेकर गई होगी। ओह, मेरे सीने से गहरी सांस खारिज हो गई। रूबी जितनी हसीन है उतनी ही खूबसूरत उसने बीमारी भी पाल रखी है। मॉर्निंग वॉक का कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। हम फ्लैट के अंदर आ गए। इम्तियाज ने मानी है अंदाज में कहा, अभी रूबी से तुम्हारी खुलकर बात नहीं हुई होगी। वैसे उस हसीन लड़की ने वाकई बड़ी ही संगीन बीमारियां पाल रखी हैं। उसके गम को महसूस करने के लिए गमख्वार दिल का होना जरूरी है। मैंने महसूस किया रूबी के हुस्न के तस्करे ने उसे खासा संजीदा कर दिया था। उस संजीदगी में अफसुर्दगी का अंसर शामिल था। मैंने उसकी कैफियत को ज़ायल करने की खातिर मौज़ूए गुफ्तगू बदल दिया और पूछा, क्या यहाँ करीब में कोई पार्क वगैरह भी है या वो मॉर्निंग वॉक के नाम पर रोड नापने गई हैं? इम्तियाज ने जवाब दिया, यहाँ कुछ ही फासले पर एक खूबसूरत पार्क मौजूद है। एक पहाड़ी पर वाक़ इस सेहत अफजा मकाम का नाम हिल पार्क है। ये कराची का सबसे बुलंद मकाम है जहाँ से पूरे शहर का नज़ारा किया जा सकता है। वाह, मैंने पुरमसरत अंदाज में कहा, मुझे किसी ऐसी ही जगह की तलाश थी। क्या करने का इरादा है जिगर? उसने टटोलने वाले अंदाज में कहा। मैंने कहा, साहिल को मार्शल आर्ट और योगा सीखने से बहुत ही दिलचस्पी है। उसकी तरबियत के लिए हिल पार्क तो बहुत ही मुनासिब रहेगा। जिगर, आज मैंने तुम्हारे आर्ट का अमली मुजाहरा देखा है। इम्तियाज ने सताइशी नजरों से मुझे देखा। तुमने वाकई शाओलिन टेम्पल से बहुत कुछ हासिल किया है। अगर मौका मिला तो मैं भी तुमसे कुंग-फू की चंद टेक्निक्स जरूर सीखूंगा। पाकिस्तान में हालिस चीनी कुंग-फू के माहिरीन की कमी शिद्दत से महसूस होती है। फिक्र न करो, अब समझोगे ये कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। मैंने कहा, क्या मतलब? वो सवालिया नजरों से मुझे देखने लगा। मैंने बताया, मैं मुस्तकबिल करीब में यहाँ कराची में मार्शल आर्ट्स का एक बहुत बड़ा क्लब खोलने का इरादा रखता हूँ। वेल डन। वो खुशी से खिल उठा। तुम्हारे अज़ाइम ने मुझे बड़ी ही तकवीत दी है जिगर। इस सिलसिले में पेश आने वाले फाइनेंशियल मामलात के बारे में तुम मुझसे बात कर सकते हो, और फिर मैं इस सिलसिले में अपने बात से भी बात करूंगा। वो यकीनन इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में हमें माली तावन देंगे। मैंने फाइनेंस का मसला हल कर लिया है। मैंने सिंगापुर वाले मामला से उसे आगाह करने के बाद कहा, मुझे कराची में सेटल होने के सिलसिले में किसी माली परेशानी से नहीं गुजरना पड़ेगा यार। इम्तियाज ने कहा, मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें इस नेक मकसद में कामयाब करे। मैंने पूछा, इम्तियाज, तुमने बताया था कि तुम भी काफी अरसे मार्शल आर्ट सीखते रहे हो। हाँ, मैंने बांडू स्टाइल में ब्राउन बेल्ट तक सीखा है। उसके बाद मेरा पार्टनर मुल्क से बाहर चला गया था और फिर मैंने भी ट्रेनिंग सेंटर जाना ही छोड़ दिया। मैंने कहा, यार थोड़ी सी मेहनत और कर लेते। बांडू में ब्राउन बेल्ट गालबन 6ठा ग्रेड है। उसके बाद ब्लैक बेल्ट का दर्जा आता है। तुम भी ब्लैक बेल्ट हो जाते। गालबन नहीं, बल्कि यकीनन ब्राउन बेल्ट का 6ठा ही ग्रेड है। वाइट, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और फिर ब्राउन। बस मैं ब्लैक बेल्ट से एक दर्जा पीछे रह गया। एक लम्हे का तवक्कुफ देकर उसने बड़ी ही बेपरवाही से कहा, खैर जिगर,
कपड़े की इन रंगदार पट्टियों में क्या रखा है? असल चीज है टेक्निक में महारत हासिल करना। जो कसर रह गई है वह मैं तुमसे पूरी कर लूंगा। जरूर जरूर, मैंने खुशदिली से कहा। फिर हमारे दरमियान दूसरी बातों पर गुफ्तगू शुरू होगी और थोड़ी देर के बाद साहिल और रूबी भी वापस आ गई। सबने नहा धोकर नाश्ता किया। नाश्ते के अक्सर आइटम वो बाहर से ही तैयार लेकर आई थी। नाश्ते के बाद इम्तियाज ने कहा, मैं और रूबी आज के दिन मसरूफ रहेंगे। जरूरी नोयत के चंद काम निपटाने हैं। तुम लोग फ्लैट पर आराम करो। वैसे चाहो तो घूमने फिरने के लिए नजदीकी इलाकों में जा सकते हो। फ्लैट की एक चाबी तुम्हारे पास है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। रूबी ने हाथों ने हाना के फ्राइज निभाते हुए फ्रिज में खाने पीने की हर चीज मौजूद है बताया। तुम लोग दोनों लंच भी कर सकते हो। वैसे यहाँ आसपास हर किस्म के होटल रेस्टोरेंट दिन भर और रात के तक खुले रहते हैं। फास्ट फूड बारबेक्यू और हर नो के नोकल खाने यहाँ बआसानी दस्तयाब हैं। मैंने इम्तियाज से पूछा, वैसे तुम लोग कब तक आ जाओगे? शाम तक, और रात भी हो सकती है। उसने जवाब दिया, बास को अपनी ताज़ा तरीन कारकर्दगी की रिपोर्ट भी तो देनी है और मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज़रूरी बातें भी उनसे करना चाहता हूँ। मैं मीर बख्श के लिए परेशान रहूंगा, मैंने कहा। वो बोला, मीर बख्श पूरी इत्मीनान बख्श जगह पर पहुंच गया है। तुम्हें इसके लिए ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं उसके बारे में मालूम करता रहूंगा। रात मेरे साथ चलकर उसे देख भी आना। ठीक है, मैंने मुतमईन होते हुए कहा। लगभग 10 बजे वो दोनों फ्लैट से रुखसत हो गए। तन्हाई मुयस्सर आते ही साहिल ने मुझे अपनी सवालों की बाढ़ पर ले लिया। मैं उसे बताए बगैर मुंह अंधेरे इम्तियाज के साथ क्यों गया था? उसकी तशवीश बजा थी। अगरचे रूबी ने नहायत ही मौजू अल्फाज में उसे ब्रीफ कर दिया था, ताहम वो मेरे मुंह से सुनने की मुतमन्नी थी। मैं आधे घंटे तक उसके मुख्तलिफ सवालात के जवाबात देता रहा। मैंने शाकर के बंगले पर पेश आने वाले हालात की संगीनी को मुमकिना हद तक कम करके उसके सामने बयान किया। वो मेरे साथ रहते रहते अब इतनी सियानी हो चुकी थी कि मेरे बयान की गहराई तक रसाई हासिल कर सके। इस पूछताछ के एहतमाम पर उसने इत्मीनान भरी सांस खारिज की और कहा, लॉर्ड बुद्धा का लाख लाख शुक्र है, मीर बख्श जिंदा सलामत हम तक पहुंच गया। उस वक्त हम लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। गर्मी बढ़ने लगी तो मैंने कहा, चलो साहिल अंदर कमरे में जाकर बैठते हैं। वो मुझे गहरी नजरों से देखने के बाद शरारत से मुस्कुराई, फिर पूछा, क्या नीलगिरी को टेस्ट करने का इरादा है? तुम काफी तेज नहीं होती जा रही हो? किस हवाले से? उसने उल्टा मुझसे सवाल कर डाला। मैंने कहा कि हर हवाले से। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे मेरा ज्यादा तेज होना जाहिर हो। वो चेहरे पर मसनूई संजीदगी तारी करते हुए बोली, तुमने खुद ही तो बताया है ना, नीलगिरी ने दावा किया था कि जब भी तुम किसी औरत के साथ तन्हाई में जाओगे तो वो तुम्हारी हलवत में चली आएगी। उसका दावा तो कल दोपहर वाले वाक़े के बाद ही गलत साबित हो चुका है। मैंने कहा, मुमकिन है नीलगिरी इस वक्त किसी जरूरी काम में मसरूफ हो और वो काम छोड़कर यहाँ ना आ सकती हो। साहिल अगरचे संजीदा लहजे में बात कर रही थी, ताहम मुझे मालूम था वो मुझसे छेड़छाड़ के मूड में थी। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, नीलगिरी का दावा किसी हद तक गलत साबित हुआ है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। मैं फिलहाल आराम करने के लिए कमरे में जाना चाहता हूँ। वजदान और आराम? वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोली। मैंने उससे बहस करना मुनासिब नहीं समझा और कहा, हाँ, मैं अपने सर में हल्का हल्का दर्द महसूस कर रहा हूँ। मुझे भी यही महसूस हो रहा है। वो जल्दी से बोली और उठकर खड़ी हो गई। शायद कॉफी से कुछ आराम मिले। तुम कमरे में चलो, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। फिर वो किचन में घुस गई और मैंने कमरे का रुख किया। 10 मिनट के बाद हम एयर कंडीशन कमरे में बैठे कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे। कॉफी खत्म की तो साहिल ने कहा, आओ वजदान में तुम्हारा सर दबा देती हूँ, उससे क्या होगा? दर्द में आराम मिलेगा। दर्द तो तुम्हारे सर में भी हो रहा है। हाँ, वो तो हो ही रहा है, वो बेपरवाही से बोली। मैंने मायने ही इस लहजे में कहा, फिर तुम्हें तुम्हारे नाजुक हाथों को तकलीफ क्यों दूं? तुम एकदम इतने बेगाने क्यों हो जाते हो वजदान? क्यों? मैंने इसे क्या किया है? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो बोली, ये तुम्हारा ही तो कौल है कि फ्रेंडशिप में प्लीज, सॉरी, एक्सक्यूज मी और थैंक यू को जगह नहीं देना चाहिए। अभी तुमने मेरे नाजुक हाथों को तकलीफ देने की जो बात की है, वो क्या फ्रेंडशिप को ज़ेब देती है? उससे बेगानगी और तकल्लुफ़ का इजहार होता है। वो मुझे घेरने की कोशिश कर रही थी। मैंने मामले को संभालते हुए कहा, मैंने तो वो बात महज इसलिए की थी कि तुम खुद भी अपने सर में दर्द महसूस कर रही हो। तो क्या हुआ? वो खिलखिलाकर हंसती। जवाब में तो मेरा सर दबा देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। हाँ, ये ठीक है, मैंने जल्दी से कहा। वो एक मरतबा फिर खिलखिलाई। उसकी नकरई हंसी ने फ्लैट के दरो दीवार में ताजगी भरती थी। कमरे की फिजा तक मौतर हो गई थी। वो बोली तो जैसे सुरीली घंटियां सी बज उठी, वजदान तुम बहुत ही चालाक हो।
मैंने ये नहीं पूछा कि मैं कैसे चालाक हूँ, सिर्फ इतना कहने पर इत्तेफाक किया, तुमसे ज्यादा चालाक नहीं हो। तुम जब किसी बहस मुबासे में नहीं पड़ना चाहते तो फौरन सामने वाले की बात मान लेते हो। वो लगावट भरी नजर से मुझे देखते हुए बोली, चाहे बाद में वो काम करो या ना करो, मगर वक्ती तौर पर बहसो तकरार का दरवाजा बंद हो जाता है। इसमें ऐसी बुराई की कौन सी बात है? मैंने चौंक कर उसे देखा। गोया तुम अपनी तरीका वारदात को तस्लीम कर रहे हो। हकीकत को तस्लीम करने में क्या हरज है? कोई हरज नहीं, वो मौज़े गुफ्तगू तब्दील करते हुए बोली। फौरी हकीकत यह है कि हमारे सर में दर्द हो रहा है। पहले मैं तुम्हारे सर का दर्द दूर करती हूँ और फिर तुम मेरा सर दबा देना। हम बेड पर आ गए। साहिल ने मुझे दराज होने का मशवरा दिया और फिर मेरा सर अपनी गोद में रखकर पेशानी को हल्के हल्के दबाने लगी। मैंने कहा, इसे तो चाहे तुम मसाज कर दो। अगले ही लम्हे उसकी मेहरूती उंगलियां मेरे बालों में सरसराने लगीं। मैंने आंखें बंद कर ली। शायद साहिल की शहद मिली आवाज मेरी समाज से टकराई। वजदान, आज शाम हमें डॉक्टर के पास जाना है। वो क्यों भाई? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, वो बोली। मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ। मुझे? मैंने बेसाख्ता आंखें खोल दी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारी याददाश्त खराब हो गई है। वो धीरे से मुस्कुराई। साहिल, ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? बाबा क्या इतनी जल्दी भूल गए? उसने मुझे नन्हे बच्चों की तरह पिचकारा। मैंने कल तुम्हें बताया तो था कि तुम्हारे जहरीलेपन के इलाज के लिए मैंने एक लेडी डॉक्टर दरियाफ्त कर ली है। ओह, मेरे सीने से इत्मीनान बख्श सांस खारिज हुई। साहिल ने बताया, वो होम्योपैथिक डॉक्टर है और शाम 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक बैठती है। मैंने होम्योपैथिक तरीका इलाज के बारे में सुन रखा है। मैंने दोबारा आंखें बंद कर ली, लेकिन आज तक उससे वास्ता नहीं पड़ा। वो अपनी उंगलियों को मेरे बालों के अंदर मसरूफ रखते हुए बोली, आज वास्ता भी पड़ जाएगा। रूबी ने बताया था कि वो होम्योपैथिक डॉक्टर सिर्फ पेचीदा अमराज का ही इलाज करती है, लेकिन रूबी तो पता नहीं कब आए। मुझे यकीन है वो डॉक्टर के वक्त में आ जाएगी, वो पुरवसोक लहजे में बोली। बता रही थी कि आज के दिन वो उसका अपॉइंटमेंट ले लेगी। हमारे दरमियान मेरे जहरीलेपन और होम्योपैथिक इलाज के बारे में और उसके तरीके के बारे में थोड़ी देर तक बातचीत होती रही। रूबी ने इस सिलसिले में साहिल को काफी मुफीद बातें और मालूमात फराहम कर दी थी। वो बिल्कुल इस तरह बात कर रही थी जैसे खुद डॉक्टर हो या फिर तवील अरसे तक किसी डॉक्टर से इलाज करवा रही हो। वो उतनी ही ज़हीन थी कि बहुत जल्द मामले की तह में पहुंच जाया करती थी। अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं वो खबर भी सुना दूं? इम्तियाज ने गहरी संजीदगी से पूछा। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ जरूर सुनाओ। कल तुम बास से मिलने जा रहे हो क्या? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो पुरजोश अंदाज में बोला, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे कारनामों के बारे में तफसीलन बास को बता दिया है। उन्होंने खुद तुमसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है। जिगर, तुम बहुत ही लकी हो, वरना बास आसानी से किसी को लिफ्ट नहीं कराते। वो पहली फुर्सत में तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा, यार अभी तक तो मैं तुम्हारे बास के नाम से भी वाकिफ नहीं हुआ और ना ही ये जानता हूँ कि वो रहता कहाँ है, और तुमने मुलाकात का बंदोबस्त भी कर डाला। आखिरी जुमला मैंने दानिस्ता कहा था, वरना मुझे मालूम था कि इस मुलाकात में इम्तियाज से ज्यादा उसके बास का हाथ होगा। वैसे मैंने कल एयरपोर्ट पर इम्तियाज के सामने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं उसके बास से मिलना चाहता हूँ। मैंने जब से CFK के अगराज़ और मकासद के बारे में सुना था, इस तंजीम के करता धरता और रूह रवा से मिलने का इश्तियाक मेरे दिल में जाग चुका था। क्राइम फ्री कराची, ये तंजीम मेरे मिशन के बहुत ही करीब थी। इम्तियाज मेरी बात के जवाब में बोला, जिगर हमारे बास का नाम शोएब गौरी है। तुम्हें ये सुनकर हैरत होगी कि मैं भी उसकी असली रहायशगाह से आगाह नहीं। वैसे कराची के 5 अजला में उसके ठिकाने हैं और वो इन्हीं ठिकानों पर अपने मिलने वालों से मुलाकात करता है, और वो भी निहायत ही एहतियात के साथ। कोई नहीं जानता कि वो किस वक्त कहाँ होगा। अगर तंजीम के अफराद उसकी खबर रखने लगे तो फिर वो बास किस चीज़ का हुआ? जिगर, मैंने कहा था ना, मेरा बास बहुत ही ऊंची शय है। हाँ, मुझे भी यही महसूस हो रहा है। मैंने फिर पूछा, कल तुम मुझे अपने बास से मिलवाने किस ठिकाने पर लेकर जाओगे? बास ने सड़क साउथ वाले बंगले पर बुलाया है। इम्तियाज ने बुलाया, तुमने वो बंगला कल देखा था, यानी वो बंगला जहां तुम्हारे बॉस अंग्रेज दोस्त नील आर्मर अपनी तरहदार सेक्रेटरी शीबा के साथ ठहरा हुआ है? मैंने चौंक कर कहा,
तुम डिफेंस सोसाइटी वाले बंगले का जिक्र कर रहे हो ना? वो अस्बात में सर हिलाते हुए बोला। बिल्कुल वही बंगला। मिस्टर नील आर्मर और उसकी सेक्रेटरी शीबा आज दोपहर यहाँ से रवाना हो चुके हैं। वापिस इंग्लैंड? ये मुझे नहीं मालूम। वो साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बोला। हमें कल सुबह ठीक 10 बजे साउथ वाले बंगले में पहुंचना है। हमने यानी बास ने कोड वर्ड्स में ठिकानों के नाम रख दिए हैं जो इजला के नाम से मंसूब हैं। यूँ समझ लो कल सुबह हम बास से मिलने साउथ जा रहे हैं। इस वक्त हम किस इजला में बैठे हैं? ये जिला ईस्ट है, इम्तियाज ने बताया। मैंने पूछा बाकी तीनों जिले कौन से हैं? उसने बोला जिला वेस्ट, जिला सेंट्रल और जिला मलेर। इसका मतलब है CFK का नेटवर्क पूरे शहर में फैला हुआ है। मैंने पुरहाल अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। जिगर, इस शहर को क्राइम फ्री कराची बनाने के लिए हमें बहुत ही फाल नेटवर्क तो अशद जरूरी था। हम कुछ देर तक CFK के और तरीक़ेकार के बारे में गुफ्तगू करते रहे। मैं कल उस तंजीम के बॉस से मिलने जा रहा था, इसलिए भी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करना मेरे लिए बहुत ही मुफीद था। इम्तियाज़ ने इस सिलसिले में बोहल से काम नहीं लिया। उस रात डिनर हमने घर से बाहर किया। नज़दीक ही एक बहुत ही साफ सुथरा फास्ट फूड रेस्टोरेंट था। इम्तियाज़ हमें वहाँ ले गया। आज फ्लैट पर आते हुए वो अपनी पुरानी सी मज़दा गाड़ी ले आया था। उसे बताया कि ब्राउन कलर की वो मज़दा गाड़ी उसके इस्तेमाल में रहती है। पुरानी नजर आने वाली वो गाड़ी इंतहाई ताकतवर इंजन की हामिल थी। पिछले 2 दिन से वो एक मैकेनिक के पास गई हुई थी। ये गाड़ी इम्तियाज और रूबी के निजी इस्तेमाल में रहती थी। रूबी भी ड्राइविंग करती थी। खाने के बाद हमने बहादुर आबाद का मशहूर आइसक्रीम फालूदा खाया। फिर मीर बख्श से मिलने के लिए गुलशन इकबाल की जानिब रवाना हो गए। डॉक्टर फिरोज का वो प्राइवेट हॉस्पिटल गुलशन आबाद के इंतहाई बारोनक इलाके में था। इस 2 मंजिला इमारत का बालाई हिस्सा डॉक्टर की अपनी रिहाइश का थी। डॉक्टर उस वक्त अस्पताल में मौजूद नहीं था, ताहम हमें मरीज तक रसाई के लिए किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। इम्तियाज ने जो रेफरेंस इस्तेमाल किया था उसके बाद हमें फौरन ही मीर बख्श के पास उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। डॉक्टर फिरोज ने अपने अमले को हमारी बाबत बता रखा था। वो इस वक्त जाग रहा था। हम पर निगाह पड़ते ही उसका चेहरा फौरन होशी से चमक उठा और उसने बेख्तियार बेड से उठने की कोशिश की। मैंने फौरन आगे बढ़कर उसे इस कोशिश से रोकते हुए संभाला। नहीं मीर बख्श, अभी तुम बहुत ज्यादा हरकत नहीं करना। फितरते जज्बात से उसके आंसू निकल गए। वो गुलूगीर आवाज में बोला, साईं उन्होंने मेरे साथ बहुत। उसकी आवाज ही रुंध गई। मैंने कंधा थपकते हुए उसे तसल्ली दी। मीर बख्श, हौसला रखो, हमने तुम्हारा बदला ले लिया है। मियाँ जाहिद हुसैन इस वक्त अपने बाल नोच रहा होगा। तुम्हें अगवा करने वाले और ज़दोकोब करने वाले अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच चुके हैं। उसके जिस्म के बेशतर हिस्सों पर पट्टियां लिपटी हुई थी। एक बाजू में फ्रैक्चर भी हो चुका था। ज्यादातर चोटें तो अंदरूनी थी, जो बैरूनी चोटों से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। ताहम ये उसकी खुशकिस्मती थी कि उसे बरवक्त अस्पताल पहुंचा दिया गया। वो फौरन ही ट्रीटमेंट मिलने की वजह से बच गया था, वरना उसके साथ कुछ भी हो सकता था। मीर बख्श मुझे और साहिल को अपने पास देखकर खिल उठा था। इम्तियाज को भी उसने फौरन ही पहचान लिया। ताहम रूबी की जानिब वो बार बार सवालिया नजरों से देखने लगा। मैंने उसकी उस उलझन को दूर करने के लिए उसे रूबी के बारे में मुख्तसर बता दिया। हमने बहादुराबाद से मीर बख्श के लिए 3-4 ताज़ा मौसमी फल खरीद लिए थे। उसके साथ ही फूलों का गुलदस्ता भी। ये तमाम चीजें उसके बेड के नजदीक एक छोटी सी मेज पर रखी थी। हम मीर बख्श से तसल्ली तशफी की बातें कर ही रहे थे कि मालूम हुआ कि डॉक्टर फिरोज अस्पताल में आ चुका है। मैंने इम्तियाज से कहा, मैं डॉक्टर फिरोज से मिलना चाहता हूँ। हाँ वजदान, डॉक्टर से एक तफसीली मुलाकात बहुत ही जरूरी है। वो बोला, हम जाते हुए इसको टच कर लेते हैं। हाँ, थोड़ी देर के बाद हम मीर बख्श के पास से उठने लगे तो उसी वक्त डॉक्टर फिरोज वहां पहुंच गया। उसे बता दिया गया था कि हम मरीज से मिलने आए हुए हैं। हमारे दरमियान रस्मी अलेक्स लिख हुई। फिर वो मीर बख्श के चेकअप में मसरूफ हो गया। डॉक्टर फिरोज की उम्र लगभग 40 साल रही होगी। वो दरमियानी कद का एक दुबला पतला शख्स था। चेहरे पर नजर का चश्मा उसकी शख्सियत पर बहुत ही सूट कर रहा था। वो बहुत तेज से बोलता था। उसकी बातें समझने के लिए पूरी तरह अटेंटिव होना पड़ता था। डॉक्टर मीर बख्श के मुआयने से फारिग हुआ तो उसके चेहरे पर इत्मीनान था। वो हमारी जानिब मुतवज्जह होते हुए बोला, मरीज की हालत तो तसल्ली बख्श है, ताहम मजीद 2 दिनों से अस्पताल में रखेंगे हम। तीसरे रोज आप उसे ले जा सकते हैं। डॉक्टर, मैंने उसे मुखातिब करते हुए पूछा, हाथ का फ्रैक्चर किस पोजीशन में है? साहब, फ्रैक्चर तो फ्रैक्चर होता है। वो संजीदगी से बोला, ये 2-4 दिन में ठीक होने वाला नहीं। मीर बख्श का दाया बाजू कोहनी के नजदीक से टूटा है। अगरचे ये टूट फूट बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं, ताहम 1-8 महीना तो इस बाजू से वो कोई काम नहीं कर सकेगा। मैंने बहुत ही इत्मीनान बख्श
प्लास्टर चढ़ा दिया है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। 2 रोज़ बाद आप इसे घर ले जाएंगे और मुकम्मल आराम कराएंगे। 1 हफ्ते के बाद चेकअप के लिए दोबारा अस्पताल लाना होगा। थोड़ी देर के बाद हम चारों मीरबख्श से रुखसत लेकर अस्पताल से निकल आए। आते हुए मैंने मीरबख्श से वादा किया था कि गाहे बगाहे मैं उसे देखने आता रहूँगा। हम वापस फ्लैट पहुंचे तो रात के कमोबेश 12 बज चुके थे। इम्तियाज़ ने याद दहानी के तौर पर मुझसे कहा था, वजदान जल्दी सोने की कोशिश करना ताकि सुबह जल्दी उठ सको, कल हमें बॉस से भी मिलने जाना है। मेरे उठने और सोने की तुम फिक्र ना करो, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। मैं अल सुबह बेदार हो जाऊंगा। वैसे भी कल से मुझे बाकायदगी के साथ हिल पार्क जाना है, साहिल की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। जिगर, तुम इस नए काम में रूबी को भी शरीक कर लो तो ये बहुत ही बड़ा काम होगा। वो करीबी खड़ी रूबी की जानिब इशारा करते हुए बोला, शायद योगा की मशकें ही इसकी कनूतियत को दूर कर सके। कनूतियत? मैंने हैरत से खुशमिजाज रूबी की तरफ देखा। मैं तो उसे कनूतियत में नहीं देखा कभी। क्या तुम कोई दिलचस्प मजाक कर रहे हो? जिगर, ये मजाक का कौन सा वक्त है? वो दीवार गिर कलाक की तरफ निगाह उठाकर बोला, रूबी की कनूतियत बहुत ही गहराई में छुपी हुई है, ऊपर से नजर नहीं आती। अभी तुमने उसकी कहानी सुनी ही कहाँ है, और वही घुल मिलकर गुफ्तो शनीद की बातें करती है। वो आहिस्ता आहिस्ता तुम पर उसकी नजर न आने वाली उदासी का राज खुल जाएगा। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम का पहुंचा।